मई 1999 जम्मू कश्मीर की बर्फीली चोटियां समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट ऊपर, जहां ऑक्सीजन भी मुश्किल से मिलती है, वहां दुश्मन घुस चुका था, चुपचाप धोखे से रात के अंधेरे में। एक तरफ था भारत का विश्वास और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का धोखा। अगले 60 दिनों में जो हुआ उसने इंडियन आर्म फोर्सेस के हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर ऐड कर दिया जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। जय हिंद सभी मेरे डिफेंस एस्पिरेंट और सभी देशवासी। आज 26 जुलाई को हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की 27वीं एनिवर्सरी। आज का ये वीडियो सभी कारगिल वॉर में लड़ने वाले, शहीद होने वाले और सभी आर्म फोर्सेस जवानों के नाम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान ने क्या साजिश रची, भारत को कैसे पता चला, हमारे जवानों ने किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर पहाड़ों की चोटियों को वापस जीता और आखिर में भारत ने युद्ध कैसे जीता। अगर आप भी देश की इस गौरव गाथा को पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। और अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए का, सीडीएस का, एसएसबी का, एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, एसएससी जीडी का, ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर और डिफेंस हिस्ट्री में कारगिल वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए क्योंकि ऐसे ही कुछ स्पेशल वीडियोस लेके मैं अक्सर आपके लिए आपके सामने आता हूं। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था, लाहौर घोषणा पत्र, जिसको हम लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद बस से लाहौर गए ताकि दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारा बढ़े। दुनिया इसे एक नई उम्मीद की तरह देख रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तानी सेना का एक दूसरा ही इरादा था। अब जरा कारगिल की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझिए। सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि दोनों देशों की सेनाएं ऊंची पोस्ट खाली कर नीचे उतर आती हैं और गर्मियों में दोबारा वापस जाती हैं। यह एक तरह का अनस्पोकन ट्रेडिशन की तरह चलता आ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने इसी का फायदा उठाया। जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सीक्रेट प्लान तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। प्लान यह था कि सर्दियों में जब भारतीय चौकियां खाली रहती हैं तब पाकिस्तानी सेना के जवान, जिसमें ज्यादातर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक शामिल थे, चुपचाप घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें मुजाहिदीन या कश्मीरी उग्रवादी बताकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की गई ताकि यह ना लगे कि यह पाकिस्तानी सेना की सीधी कार्रवाई है। मकसद था नेशनल हाईवे फर्स्ट ए यानी श्रीनगर ले हाईवे को काट देना, जो लद्दाख को बाकी भारत से जोड़ने वाली इकलौती और अहम सड़क थी। अगर यह सड़क कट जाती तो लेह और सियाचिन तक का भारतीय सेना की पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती। तारीख 2 मई 1999, कश्मीर के बटालिक सेक्टर का गरकोन गांव, जहां तासी नामग्याल नाम का एक चरवाहा रोज की तरह अपनी याकों को पहाड़ों की ऊंचाई और चोटियों पर चराने के लिए ले गया। इसी तरह उसकी एक याक कहीं खो गई। याक को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गया एक चोटी पर जिसका नाम है बंजू टॉप। वहां उसने काले कपड़ों में 6 लोगों को देखा जो पत्थर और बर्फ हटाकर अपने रहने की जगह बना रहे थे। दूरबीन से कुछ देर यह सब देखने के बाद तासी को शक हुआ और वो भागकर नीचे आर्मी ऑफिसर्स के पास पहुंचा और यह बात बताई। और यहीं से शुरू होती है वो 2.5 महीने तक चलने वाली इस कारगिल वॉर और इस जंग की कहानी। 3 दिन बाद 5 मई 1999 को इंडियन आर्मी की 4 पेट्रोलिंग पार्टियां सर्च के लिए भेजी गई, मगर उनमें से 5 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उन्हें बुरी तरह से घायल करके मार दिया गया। 6 मई को यह खबर रक्षा मंत्रालय तक पहुंची और 8 मई को जब यह खबर इस्लामाबाद पहुंची तो बौखलाए पाकिस्तान ने 9 मई को कारगिल में भारी आर्टिलरी करना शुरू कर दिया, जिसमें इंडियन आर्मी का पूरा एमुनिशन डिपो भी उड़ा दिया गया। 10 मई को काक्सर, द्रास और मुस्को वैली में भी घुसपैठ की खबरें आने लगी। भारतीय सेना को जल्द ही एहसास हो गया कि दुश्मन ने द्रास, कारगिल, बटालिक और मुस्को घाटी के करीब 130 से 140 किलोमीटर लंबी पट्टी में सैकड़ों ऊंची चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। यह पोजीशन इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से दुश्मन नीचे हाईवे पर चलने वाले हर वाहन को साफ साफ निशाना बना सकते थे। घुसपैठ की खबरों के बाद जाट रेजिमेंट की कुछ पेट्रोलिंग पार्टियों को समय समय पर सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा था। और इसी दौरान 14 मई को एक ऐसी घटना घटी जो युद्ध के किसी भी नियम के खिलाफ थी। 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया को, जो सर्च ऑपरेशन के दौरान आराम कर रहे थे, उन्हें और उनके साथियों को धोखे से अगवा कर लिया गया। फिर जो हुआ उसे सोचकर ही दिल दहल उठता है। सबसे पहले उनकी आंखें निकाली गई, फिर गला काटा गया और फिर शरीर के
अनगिनत टुकड़े कर दिए गए। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा था और अब जवाब देने का समय आ गया था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सोचिए, दुश्मन ऊंची पहाड़ी चोटियों पर बैठा था, वहां से पहले ही बंकर बना के बैठा हुआ है, हथियार जमा चुका है और नीचे से भारतीय सैनिकों को बिना किसी कवर के खड़ी चढ़ाई करते हुए ऊपर जाना है। यह लगभग वैसा ही था जैसे कोई सीढ़ी पर नीचे खड़ा होकर ऊपर बैठे दुश्मन से लड़े बिना किसी बचाव के। फिर भी भारतीय सेना ने ठान लिया था कि हर वो चोटी वापस लेनी है जिस पर दुश्मन ने अपना कब्जा जमा लिया है। 16 मई से भारी संख्या में इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को द्रास, मॉस्को, कारगिल, बटालिक सेक्टर और कुकरथांग जैसे इलाकों में भेजा गया और 19 मई 1999 को आधिकारिक रूप से कारगिल वॉर की घोषणा कर दी गई। भारतीय सेना ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए शुरू किया ऑपरेशन विजय। थल सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना को भी इस मैदान में उतारा गया। ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से पहली बार था जब इतनी ऊंचाई पर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। 26 मई 1999 को लड़ाकू विमान मिग-21, मिग-27 और MI-17 हेलीकॉप्टर एक साथ पठानकोट और श्रीनगर एयरवेज से उड़े। नीचे बटालिक और द्रास में इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री और आर्टिलरी ने भी मोर्चा खोल दिया था। अब तक घुसपैठिए हमारी सीमा में 11 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे। अब हर हाल में उन्हें हमें खदेड़ना था। 27 मई 1999 भारतीय वायुसेना के लिए बेहद भारी दिन साबित हुआ। हमले के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की मिग-27 को दुश्मन की मिसाइल ने निशाना बनाया। उन्होंने खुद को इजेक्ट तो किया, लेकिन वो LOC पार दुश्मन की सीमा में जा गिरे, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। इसके तुरंत बाद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की मिग-21 भी दुश्मन की मिसाइल का शिकार बनी। उन्होंने भी इजेक्ट किया, लेकिन जमीन पर उतरते ही दुश्मन ने उन्हें बेरहमी से गोलियों से भून दिया। गुस्साई वायुसेना और थल सेना ने इसका करारा जवाब दिया। 27 मई की शाम तक 18 ग्रेनेडियर्स के मेजर अधिकारी की बी कंपनी ने पॉइंट 4590 को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। अब युद्ध चरम पर था। तोपों से तोपें बोल रही थी, हर स्ट्राइक का जवाब स्ट्राइक से दिया जा रहा था। इसी से बौखलाकर पाकिस्तान ने 1 जून 1999 को द्रास सेक्टर में भयंकर आर्टिलरी सेलिंग की, जिसका मकसद था NH-1 को तबाह कर देना ताकि आर्मी तक राशन और एमिनेशन पहुंच ही ना सके। अब तक आर्मी इंटेलिजेंस को यही लग रहा था कि कुछ आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी सेना के आड़ में घुसपैठ कर रहे हैं, मगर 5 जून को कुछ घुसपैठियों को मार गिराने के बाद अब उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो सच सामने आया, ये आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के नियमित सोल्जर्स सैनिक थे। 6 से 9 जून तक गुस्साई भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले किए और बटालिक सेक्टर की 2 अहम पोजीशन पॉइंट 5285, पॉइंट 5287 को अपने कब्जे में ले लिया। युद्ध को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। दोनों तरफ भारी नुकसान हो चुका था और कूटनीतिक बातचीत का दौर भी अब शुरू कर दिया गया था। 13 जून 1999 को इंडियन आर्मी ने द्रास सेक्टर के तोलोलिंग की चोटियों पर फतह हासिल की, लेकिन हर फतह कुर्बानी मांगती है। मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर आचार्य, कर्नल रविंद्र नाथ, कैप्टन विजयन थापर जैसे वीर सपूत शहीद हो चुके थे। 14 जून से पाकिस्तान पर अपनी सेना वापस बुलाने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन इसी बीच भी पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग करती रही। 29 जून को टाइगर हिल के 2 प्रमुख पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर सेना ने कब्जा कर लिया और चूंकि टाइगर हिल 16,700 फीट की एक बेहद खड़ी चोटी थी, जिसके लिए इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट ने 3 जुलाई की रात 3 दिशाओं से चढ़ाई शुरू की। लगभग 14 घंटों तक चली भीषण गोलाबारी के बाद भी 4 जुलाई को टाइगर हिल पर भारत की फतेह हुई। इस जीत ने भारतीय सेना के अदम्य साहस को साबित किया। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने, जिन्हें बाद में देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 3 जुलाई के ही दिन मां भारती ने अपना एक और बेटा खोया, कैप्टन मनोज पांडे, जो खालूबार की लड़ाई में शहीद हो गए। 5 जुलाई को इंडियन आर्मी ने पूरे द्रास सेक्टर पर कब्जा कर लिया और इसी दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया। पाकिस्तानी सेना पीछे हट रही थी और 7 जुलाई को इंडियन आर्मी ने बटालिक सेक्टर में जुबार हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इंडियन आर्मी हर एक चोटी पर फतेह हासिल करती जा रही थी और इसी क्रम में 13 जुलाई को मुस्को वैली में पॉइंट 4875 पर कब्जा करते हुए इंडियन आर्मी ने शेरशाह
कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह युद्ध सिर्फ पहाड़ों पर नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पे भी लड़ा जा रहा था। भारत ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए एक अहम फैसला लिया कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को पार नहीं किया, यानी भारत ने सिर्फ अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ी, पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर जवाबी हमला नहीं किया। इस कंट्रोल ने भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मोरली हाई ग्राउंड पर दिखाया। दुनिया भर के देशों ने इस बात को समझा कि पाकिस्तान ने ही शांति समझौते को तोड़ा है और घुसपैठ की है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से साफ कहा कि उन्हें अपनी सेना को एलओसी से पीछे हटाना होगा। इंटरनेशनल प्रेशर और मिलिट्री फ्रंट्स पर लगातार हार के चलते पाकिस्तान की स्थिति अब कमजोर होती जा रही थी। जुलाई के मध्य तक भारतीय सेना ने द्रास, बटालिक, मुस्को सेक्टर की लगभग सभी महत्वपूर्ण चोटियों को दुश्मन से वापस छीन लिया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की और ऑपरेशन विजय सफल रहा और कारगिल क्षेत्र से घुसपैठियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। यही कारण है कि हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, उन वीर सैनिकों की याद में जिन्होंने देश के लिए सरहद की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस युद्ध में भारत के करीब 527 जवान और ऑफिसर शहीद हुए, 1300 से ज्यादा घायल हुए। हर शहीद का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस आज़ादी और सुरक्षा में जी रहे हैं वो इन्हीं वीरों की कुर्बानी की बदौलत है। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने कई अहम सैन्य और रणनीतिक सुधार किए। सीमाओं की निगरानी के लिए बेहतर तकनीकी और सर्विलांस सिस्टम को अपनाया गया। कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन हुआ जिसने इंटेलिजेंस नेटवर्क और सैन्य तैयारियों में भी हुई कमियों पे काफ़ी समीक्षा की और उन पे काम किया। इसी की सिफारिशों के आधार पर आगे चलकर भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जैसे पदों पर विचार को गति मिली और उन्हें बनाया गया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध के लिए सेना के लिए वेल इक्विपमेंट, यूनिफॉर्म्स एंड टैक्टिक्स को भी काफ़ी मजबूत किया गया। कारगिल युद्ध ने यह भी सिखाया कि चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, मतलब कितने भी एडवर्स हों, ऊंचाई पर बैठा दुश्मन हो या मौसम की मार हो, मगर भारतीय सैनिकों का हौसला किसी भी स्थिति में हमेशा जबरदस्त होता है और हमेशा जीत के लिए बढ़ते हैं। आज हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, इसलिए मुमकिन है क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर युगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार उन जैसे सैकड़ों वीर जवानों ने बर्फीली चोटियों पर अपना खून बहाया है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक जीत का उत्सव नहीं, या हर उस सैनिक को श्रद्धांजलि है जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो जो शहीद हुए हैं जरा याद करो उनकी कुर्बानी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं कहूँगा चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे लगता है कि हर बच्चे को, हर देशवासी को इस गौरव गाथा को सुनना चाहिए। इसका मैसेज भी जोरदार तरीके से दीजिए और एक श्रद्धांजलि के तौर पे कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद जरूर लिखिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।